Hello and welcome friends. Today we are going to start with the chapter number 24 operational aspect of deposit account. ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर का चैप्टर नंबर 24 है, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो देखा है और ये पार्ट 2 होगा, जिसमें कुछ बचे हुए पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन इन ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट में जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है उसके बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया गया है। पहला है ज्वाइंट अकाउंट विदाउट सर्वाइवरशिप क्लाउज, मतलब कि ऐसा ज्वाइंट अकाउंट जिसमें हर वक्त ज्वाइंटली ही ऑपरेट, मोड ऑफ ऑपरेशन ज्वाइंटली होगा। मतलब कि यह अकाउंट ज्वाइंटली ऑपरेट होता है और किसी भी एक अकाउंट होल्डर का डेथ होने पर अकाउंट का ऑपरेशन स्टॉप कर दिया जाता है और जो भी बैलेंस होगा वो पेएबल होगा सर्वाइवर, मतलब जो जिंदा अकाउंट होल्डर है उसको, प्लस जो लीगल हायर ऑफ डिजीज पर्सन, जिसका डेथ हो चुका है उसके लीगल हायर प्लस जो सर्वाइवर अकाउंट है उस पर्सन को पेएबल होता है। सो ये होता है ज्वाइंट अकाउंट विदाउट सर्वाइवरशिप क्लाउज। नेक्स्ट होता है ज्वाइंट और सर्वाइवर विथ सर्वाइवरशिप। इसके केस में क्या होता है कि ज्वाइंटली ऑपरेट होगा और किसी एक का डेथ हुआ तो सर्वाइवर को पेमेंट कर दिया जाएगा या फिर सर्वाइवर अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि अकाउंट के ऑपरेशन को बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ज्वाइंट अकाउंट विदाउट सर्वाइवरशिप में क्या होता है कि अकाउंट के ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है अगर किसी एक भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है। बट ज्वाइंट और सर्वाइवर विथ सर्वाइवरशिप, इसके केस में क्या होता है कि जो भी अकाउंट है वो ज्वाइंटली ऑपरेट होता है और किसी एक के डेथ होने पे जो सर्वाइवर बचता है, जो अकाउंट होल्डर जिंदा है, उसको अकाउंट ऑपरेट करने दिया जाता है सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके। अदरवाइज ये जो भी अमाउंट उसमें है वो सर्वाइवर को पे कर दिया जाता है। देन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वन, आइदर एंड सर्वाइवर। आइदर एंड सर्वाइवर के केस में क्या होता है कि यह कोई भी ऑपरेट कर सकता है, दोनों में से कोई भी अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और किसी एक के डेथ हो जाने के बाद जो सर्वाइवर है, मतलब जो बचा हुआ आदमी है, अकाउंट होल्डर है, उसको अकाउंट को ऑपरेट करने दिया जाता है। अदरवाइज वो चाहे तो सारे बैलेंस को, ऑल द बैलेंस विल बी पेएबल टू द सर्वाइवर। देन नेक्स्ट है एनी वन और सर्वाइवर। इसके केस में क्या होता है कि देखिए, जब दो लोग होते हैं तो आइदर सर्वाइवर होता है, दो लोग से ज़्यादा जैसे ही अकाउंट होल्डर होंगे तो एनी वन और सर्वाइवर का मोड ऑफ ऑपरेशन हो जाता है। मतलब कि तीनों में से या चारों में से कोई एक ऑपरेट कर सकता है, एनी वन और सर्वाइवर। सो मोर देन 2 पर्सन के केस में ये एनी वन सर्वाइवर होता है और अगर किसी एक का डेथ हो जाता है तो अकाउंट में ऑपरेशन को ज्वाइंटली अलाउ किया जाता है। मतलब दोनों में से जो भी बचे हुए लोग हैं वो ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकते हैं और अगर सर्वाइवर चाहता है कि हम दोनों में से कोई एक ऑपरेट कर सके इस अकाउंट को, तो उस केस में उन्हें आइदर एंड सर्वाइवर का एक अलग से फ्रेश मैंडेट देना होगा, जो कि बैंक उस मैंडेट को अपने अकाउंट में अपडेट करेगी, कस्टमर के अकाउंट में अपडेट करेगी। और अगर एक के छोड़ के सारे अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, कोई एक ही बचता है और बाकी सारे अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो सर्वाइवर है, मतलब जो जीवित अकाउंट होल्डर है, उसे पैसे मिल जाते हैं। तो ये होता है एनी वन एंड सर्वाइवर। देन यहाँ पे नेक्स्ट है any variation in the instruction given by the joint account holder at the time of opening of account can be made only if the authorized by all the account holder। इसका मतलब है कि इन केस कुछ चेंजेस, वेरिएशन या मॉडिफिकेशन करना है अकाउंट में, तो उसमें अकाउंट में तो सारे ज्वाइंट होल्डर के कंसेंट से होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक बोल दिया और हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, सारे ज्वाइंट होल्डर के कंसेंट से ही कोई भी मॉडिफिकेशन या वेरिएशन किया जाएगा। नेक्स्ट है ओरिजिनल ऑथोरिटी रिलेटिंग। देखिए ये 6 नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि अकाउंट को ऑपरेट करने का जो ओरिजिनल ऑथोरिटी या सर्वाइवरशिप क्लॉज है उसे कोई भी ज्वाइंट होल्डर रिवोक कर सकता है। मतलब इन केस कोई अकाउंट होल्डर चाहे कि मुझे अब अकाउंट में ज्वाइंट नहीं रहना, तो वो अपना नाम डिलीट करवा सकता है। बट डिलीट करवाने के लिए भी सारे अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। देन यहाँ पे देखिए कन्वर्जन ऑफ अकाउंट, सिंगल से ज्वाइंट करना या ज्वाइंट से सिंगल करना। एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी किसी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर से फर्स्ट होल्डर को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। जब भी डिलीट किया जाएगा, सेकेंड होल्डर, थर्ड होल्डर जो भी है वो डिलीट किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। बट फर्स्ट होल्डर कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द एनी अकाउंट।
तो यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी अकाउंट को सिंगल से ज्वाइंट करना है या ज्वाइंट से सिंगल करना है तो कैसे करेंगे? टू कन्वर्ट एन एग्जिस्टिंग सिंगल अकाउंट इनटू अ ज्वाइंट और आइदर सर्वाइवर अकाउंट अ लेटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर अटेस्टिंग द स्पेसिमन। कोई भी एक सिंगल अकाउंट है और उसमें एक ज्वाइंट होल्डर ऐड करना है आइदर सर्वाइवर का मोड ऑफ ऑपरेशन करके, तो जो एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है उसका सिग्नेचर लेना होगा और वो अटेस्ट करेगा कि ये जो मतलब जो सेकेंड होल्डर है इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसका सिग्नेचर ये बराबर है। स्पेसिमेन सिग्नेचर को अटेस्ट करना पड़ता है जो अकाउंट होल्डर है उसको। और इन केस द कस्टमर हैविंग ज्वाइंट अकाउंट, अगर ज्वाइंट अकाउंट है और वो चाहता है कि इसको सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन में कर दिया जाए, तो यहाँ पे बुक में देखिए लिखा है कि इट इज़ डिजायरेबल टू क्लोज सच अकाउंट बाई गेटिंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। डिजायरेबल टू क्लोज, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, द पर्सन कैन ऑपरेट द अकाउंट सिंगली ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट अकाउंट है और सिंगल करना है तो उस अकाउंट को क्लोज करके नया अकाउंट खोले, बट यहाँ पे ये बुक में दिया है कि इट इज़ डिजायरेबल टू क्लोज सच अकाउंट बाई टेकिंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, और हमें नया एक अकाउंट ओपन कर देना चाहिए। बट इफ़ द कस्टमर वांट, तो ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, इसलिए डिजायरेबल वर्ड होगा तो इसको सही करिएगा। अगर मैंडेटरी टू क्लोज द अकाउंट अगर रहेगा तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ अकाउंट अंडर डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के। अभी माइनर के केस में जब ये बुक में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी आपको मिलेगी, बट IABF का ये 3rd एडिशन है, इसके बाद कोई एडिशन आया नहीं है, और अगर इसी बुक से वो लोग क्वेश्चन देते हैं तो इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से भी हमें आंसर करना है तो सही होगा, अदरवाइज वो लोग रॉन्ग कर देंगे। लेकिन यहाँ पे दिया है कि मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से कोई भी पर्सन माइनर 18 साल कंप्लीट करता है तो वो मेजर कहलाता है, और अगर कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन है तो 21 साल दिया है। लेकिन ये मॉडिफिकेशन हो चुका है, ये मॉडिफिकेशन मतलब एक केस आया था जिस केस में ये बोला गया था, कोर्ट में ये क्लेम किया गया था कि नेचुरल गार्जियन है तो 18 और कोर्ट अपॉइंटेड है तो 21, ऐसा क्यों? माइनर है अगर मेजर होता है तो नेचुरल गार्जियन हो या कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन हो, दोनों केस में 18 साल ही होना चाहिए। तो इसकी वजह से कोर्ट ने ये अलाउ किया था, और यहाँ पे जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन, उसमें सेक्शन 3 है उसमें मॉडिफिकेशन करके ये कर दिया गया था कि कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन के केस में भी 18 साल ही एज होगा। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अपने जनरल अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हमें अपडेट होना ज़रूरी है, बट IABF का बुक में अगर ये दिया है और अगर क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं दिया है कि सेक्शन 3 के मॉडिफिकेशन के बाद एज कितना है, अगर ऐसा कुछ दिया है तो 18 करिए, अदरवाइज बुक के हिसाब से 21 ईयर ही मारिए। मुझे लगता है ऐसा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो, फिर भी अगर पूछा तो आप ध्यान में रखिए कि 21 साल मारना है कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन, और ये बुक में दिया है इसलिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, उसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं दिया जाता है, और नो कलेक्शन ऑफ चेक। यहाँ पे दिया है कि नो कलेक्शन ऑफ चेक शुड बी अलाउड इन द अकाउंट ऑफ माइनर। अब तो ये बुक में दिया है कि कलेक्शन ऑफ चेक अलाउ नहीं है, ये बुक में दिया है कि नो चेक बुक इज इशूड टू माइनर हु आर ऑपरेटिंग देयर सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे दिया है। बट मैं सिर्फ आपके एक अवेयरनेस के लिए बोल रही हूँ कि आप अपने बैंक का जो शेड्यूल होता है जिसमें ये बताया जाता है कि माइनर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है, उसको एक बार ओपन करिएगा अपने बैंक के इसके शेड्यूल को, और माइनर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में आप जो फैसिलिटी देते हैं उसको ओपन करके ये चेक करिएगा कि माइनर को आपकी बैंक चेकबुक इशू देती फैसिलिटी देती है कि नहीं, माइनर को आपकी बैंक चेक कलेक्शन फैसिलिटी देती है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन हो गई है, बट इस बुक में थोड़े रॉन्ग भी बोल सकते हैं या आउटडेटेड बोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि माइनर को चेकबुक फैसिलिटी भी दिया जाता है, माइनर को चेक कलेक्शन फैसिलिटी भी अलाउड है, बट हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है उसके हिसाब से अगर बोला तो ये ध्यान में रखिए कि नो चेकबुक अलाउ इन द माइनर केस। तो और जो भी सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है वो 10, ये एक इम्पॉर्टेंट है, 10 ईयर्स का एज होना चाहिए सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन करने के लिए माइनर का। नेक्स्ट है रेगुलेटरी चेंजेस। यहाँ पे दिया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव से
माइनर को और कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, तो और ये दी जाती है कि वो सेविंग, फिक्स या रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकता है एंड इट कैन बी ओपन थ्रू एनी एज हिज नेचुरल गार्जियन अपॉइंटेड गार्जियन। यहाँ पे देखिए माइनर अबोव मतलब जो भी नेचुरल या अपॉइंटेड गार्जियन है उसके बेसिस पे अगर सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, ये सब ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है कि माइनर अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स में अलाउड टू ओपन एंड ऑपरेट सेविंग बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली। ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 10 साल के ऊपर का माइनर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है, उसके बारे में दिया है। मतलब माइनर का सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है तो उसमें लिमिट होता है कि डेली बेसिस पे 2000 ही अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है एटीएम के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए कि बैंक आर फ्री टू ऑफर एडिशनल बैंकिंग फैसिलिटी लाइक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, चेकबुक फैसिलिटी ईटीसी सब्जेक्ट टू सेफ गार्ड देयर माइनर अकाउंट आर नॉट अलाउड टू ओवरड्रन एंड दिस अकाउंट ऑलवेज रिमेन इन क्रेडिट। मतलब कि ये सारी फैसिलिटी भी हम लोग माइनर को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेकबुक देखिए मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया है कि अगर गार्जियन वाला अकाउंट हो तो चेकबुक फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ ऑपरेटेड वाले में नहीं दिया है। लेकिन आप एक बार अपने बैंक के सर्कुलर या जो भी है उसको चेक करिए और उसमें फैसिलिटी को चेक करिए कि माइनर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में क्या दिया जाता है। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है बट इसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गार्जियन। गार्जियन का नेचुरल गार्जियन कौन हो सकता है या कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन कौन हो सकता है इन केस ऑफ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारे कास्ट के हिसाब से गार्जियन अपॉइंट होते हैं। और आरबीआई के मतलब आरबीआई ने ऐसा सर्कुलर या गाइडलाइन जारी किया है जिसमें बताया है कि कौन नेचुरल गार्जियन हो सकता है और कौन कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन हो सकता है। तो द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिंदू मेजोरिटी एंड गार्जियन एक्ट 1956। हिंदू मेजोरिटी एंड गार्डियन एक्ट 1956 के तहत में जो भी अनमैरिड गर्ल है तो उसका फादर नेचुरल गार्जियन हो सकता है, और अगर फादर अलाइव नहीं है, फादर जीवित नहीं है, तो मदर हो सकती है। और इन केस ऑफ इलिजिटिमेट बॉय और इलिजिटिमेट मतलब गैर कानूनी जो बच्चे हैं उसकी मदर हो सकती है, और मदर अगर नहीं है जीवित तो उस केस में फादर हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर माइनर मैरिड गर्ल है, हिंदू माइनर मैरिड गर्ल है, तो उसके केस में उसका हस्बैंड हो सकता है नेचुरल गार्जियन। नेक्स्ट है कि बोथ द फादर एंड मदर आर नॉट अलाइव नो अदर दैन द पर्सन अपॉइंटेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन बी गार्जियन और माइनर। अगर फादर और मदर दोनों अलाइव नहीं है, दोनों जीवित नहीं है, तो उस केस में कोर्ट अपॉइंट किया हुआ गार्जियन ही माइनर का गार्जियन होगा। देन नेक्स्ट है कि मुस्लिम के केस में क्या होता है, तो मोमेडियन लॉ है उसके तहत फादर ही गार्जियन हो सकता है माइनर का, और अगर फादर नहीं है, फादर की डेथ हो चुकी है, तो उस केस में या तो फादर की वसीयत में जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट हुआ है वो हो सकता है, अदरवाइज ग्रैंडफादर उस माइनर का हो सकता है। मदर फादर्स फादर लिखा है ना, तो उस बच्चे का ग्रैंडफादर हो सकता है। अदरवाइज जो भी एग्जीक्यूटर कोर्ट ने अपॉइंट किया है फादर के, उसके फादर ग्रैंडफादर के वसीयत के हिसाब से एग्जीक्यूटर अगर अपॉइंटेड है तो वो हो सकता है। मतलब देखिए या तो फादर हो सकता है, फादर अलाइव नहीं है तो इसके केस में मदर नहीं होगी, फादर अलाइव नहीं है तो फादर के वसीयत के हिसाब से जो एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड है वो हो सकता है। अगर वो भी नहीं है तो ग्रैंडफादर हो सकता है, अगर ग्रैंडफादर भी अलाइव नहीं है तो ग्रैंडफादर के वसीयत के हिसाब से जो एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड है वो उसका माइनर का गार्डियन हो सकता है। नेक्स्ट है एक नन ऑफ द अबव इज अलाइव ओनली पर्सन अपॉइंटेड। देखिए अब इसमें से कोई भी जिंदा नहीं है, फादर भी जिंदा नहीं है, ये एग्जीक्यूटर भी जिंदा नहीं है फादर के वसीयत का, ग्रैंडफादर भी नहीं है, ग्रैंडफादर के वसीयत का एग्जीक्यूटर भी जिंदा नहीं है, तो कोर्ट जिसको अपॉइंट करेगा वही उस माइनर का गार्डियन होगा। और अंडर नो सर्कमस्टांसेस मदर कैन बी एक्ट एज अ, मोमेडियन लॉ के हिसाब से मदर को नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाता है, तो कोई भी सर्कमस्टांसेस में मदर गार्जियन नहीं हो सकती है। अभी प्रैक्टिस की बात मत करिएगा, अभी प्रैक्टिस में देखेंगे तो कोई भी कास्ट की मदर आए अगर चाहे कि हमें अपने बच्चे का एक अकाउंट ओपन करना है, मैं गार्डियनशिप रहती हूँ, तो आप मना नहीं करते, अकाउंट ओपन करते हैं। बट प्रैक्टिस में नहीं जाना है। अगर यहाँ पे मेंशन है और लॉ ये बोलती है कि मदर गार्जियन नहीं हो सकती है मुस्लिम माइनर की, तो फिर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही देखेंगे, प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन
ईदर द फादर और मदर आर द नेचुरल गार्जियन। क्रिश्चियन के केस में फादर या मदर दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि आरबीआई है एडवाइज द बैंक कुड ओपन सेविंग आरडी टर्म डिपॉजिट अकाउंट नेम ऑफ माइनर विथ मदर एज अ गार्डियन। आरबीआई ने ये भी बोला है कि मदर एज अ गार्डियन करके सेविंग टर्म डिपॉजिट और आरडी ये सब ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इलिटरेट पर्सन के अकाउंट। सो इलिटरेट पर्सन के अकाउंट में क्या होता है कि ये सेविंग या अदर डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन कर सकता है, और इलिटरेट पर्सन का हमेशा थंब इम्प्रेशन बैंक ऑफिशियल के सामने में दिया जाता है, और ये पढ़ के बताया जाता है कि कितना अकाउंट में बैलेंस अभी है और कितना मतलब आप जो भी विड्रॉ कर रहे हैं वो बोल के उसको एक बार बताया जाता है। मतलब ये होता है बैंक ऑफिशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बता दे कि आप इतना अकाउंट निकाल रहे हो, बोल दे, और कितना अकाउंट निकालने के बाद बच रहा है। इलिटरेट पर्सन का करेंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। देन है कि चेकबुक फैसिलिटी भी नहीं दे सकते हैं, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन उसका लेना ज़रूरी होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज बैंक ऑफिशियल और पर्सन वेल नोन टू द बैंक विज एटलीस्ट थंब इम्प्रेशन ऑन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अगर मतलब कोई इंट्रोडक्शन उससे ले सकते हैं, जो पर्सन है उसका इंट्रोडक्शन, जो वेल मतलब जिसका ऑलरेडी अकाउंट है बैंक में, उससे इंट्रोडक्शन प्लस बैंक के ऑफिसर के सामने उसका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लेना ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना ज़रूरी है, और एवरी विड्रॉवल ओरली कन्फर्म किया जाता है, जो ऑलरेडी मैंने बताया है। फिर इफ़ इलिटरेट डिपॉजिटर इंटेंड टू अलाउ लिटरेट पर्सन टू ऑपरेट हिज अकाउंट। अगर इलिटरेट पर्सन चाहता है कि एक लिटरेट पर्सन उसका ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बने, तो उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन ज्वाइंटली दिया जाता है, आइदर सर्वाइवर का केस नहीं दिया जाता है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर लिटरेट पर्सन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर ज्वाइंट अकाउंट इलिटरेट पर्सन के साथ है, तो उस केस में भी चेकबुक फैसिलिटी अलाउ नहीं होती है। और वहाँ पे एक वर्ड लिखा जाता है लिटरेट पर्सन ओनली, मतलब आइदर सर्वाइवर ना देके इलिटरेट के केस में लिटरेट पर्सन ओनली करके एक मोड ऑफ ऑपरेशन दिखाना पड़ता है, और ज्वाइंट ऑपरेशन होती है। ब्लाइंड के केस में देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लाइंड के केस में क्या होता है, सारी बैंकिंग फैसिलिटी ब्लाइंड पर्सन को दिया जाता है, और कोई भी ऐसा लीगल बार नहीं है कि कोई जो रोक सके कि ब्लाइंड पर्सन अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। सो ब्लाइंड पर्सन अकाउंट ओपन कर सकता है, और always possible for blind person to come to the bank in person, and he may send a messenger for transaction who reliability may not be known to the bank। मतलब इट मीन्स कि अगर ब्लाइंड पर्सन है तो उसके अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए ड्यू केयर लेते हैं बैंक ऑफिशियल, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है कि उसकी सिग्नेचर इनकंसिस्टेंट हो, क्योंकि वो देख नहीं सकता तो प्रॉपर सिग्नेचर नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होता है कि बैंक को ड्यू केयर लेना पड़ता है। अगर कोई ब्लाइंड है तो हमेशा बैंक आ भी नहीं सकता, तो कोई मैसेंजर को भेज सकता है अपने ट्रांजैक्शन करने के लिए। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक ऑफिशियल टू टेक ड्यू केयर एंड चेक द रिलायबिलिटी। देन नेक्स्ट है कि ब्लाइंड पर्सन का भी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेना ज़रूरी होता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, और यहाँ पे 2 फ़ोटो की ज़रूरत होती है। एक तो होती है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लगाया जाता है, और दूसरा जो है वो पासबुक पे लगाया जाता है। और सिग्नेचर करने के अलावा थंब इम्प्रेशन भी लेना ब्लाइंड पर्सन का ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट है कि इन द केस वेयर ब्रांच मैनेजर सेटिस्फाइड ही में अलाउ द ब्लाइंड पर्सन टू ऑपरेट अकाउंट बाय देमसेल्फ, और ऑन मेरिट ऑफ ईच केस ब्रांच मैनेजर में अलाउ अ नेक्स्ट of kin of the blind customer to operate the account as representative after taking letter of authority from the blind customer। यही हो गया कि जो मैसेंजर भेजेगा उसका लेटर ऑफ अथॉरिटी लेना ज़रूरी होगा, ताकि उस अकाउंट को ऑपरेट कर सके और उसे बार बार आने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट है कि वेन एवर इनकन्सिस्टेंट इन सिग्नेचर ऑफ ब्लाइंड कस्टमर नोटिस, जब भी सिग्नेचर इनकन्सिस्टेंट होगी तो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लेना, एडिशनल लेना, एक सिग्नेचर के अलावा वो लेना मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट है कि एंट्री एंड द बैलेंस मस्ट बी मेड अप टू डेट एंड ट्रांजेक्शन में ब्लाइंड कस्टमर ऑल्सो शुड बी रीड आउट। जैसे इलिटरेट के केस में करते थे, वैसे ही इसके केस में भी आपको बोल के बताना है कि इस ट्रांजेक्शन के बाद इतना बैलेंस आपके अकाउंट में बचता है। यहाँ पे है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप
को कंपनी जो मतलब लॉ जो है अलग नहीं मानती, उसको एज ए इंडिविजुअल ही मानती है। इसके लिए ये भी एज अ प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरी कंसर्न दोनों इंडिविजुअल के रूप में ही माना जाता है। उसके बाद है एग्जीक्यूटर और एडमिन का अकाउंट। ऑलरेडी मैंने पहले एग्जीक्यूटर और एडमिन के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे बताई थी मैं कि जो भी एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर है उनका, जैसे कि राम कुमार, अगर उनका अकाउंट खोलना है तो राम कुमार और आगे एग्जीक्यूटर, राम कुमार एग्जीक्यूटर या राम कुमार एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ऐसा लगाना ज़रूरी होता है ताकि ये पता चल सके कि ये किसी एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है जो कि किसी पर्सन के वसीयत के हिसाब से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, दोनों के एग्जीक्यूटर और एडमिन के बीच में डिफरेंस क्या है। एग्जीक्यूटर क्या होता है कि कोई पर्सन किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसके वसीयत में ऑलरेडी उस पर्सन का नाम लिखा हुआ है, मतलब एक उसने अपने वसीयत को किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, मतलब एग्जीक्यूटर बना दिया है, एक पर्सन को अपॉइंट किया है जिसे एग्जीक्यूटर कहा जाता है, उसने अपने वसीयत में ये नाम लिखा है। और ये एग्जीक्यूटर को प्रोबेट लेना पड़ता है। ये प्रोबेट जो होता है ये कोर्ट का मतलब, प्रोबेट का मतलब कि किसी भी पर्सन के विल की एक कॉपी होती है जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने ग्रांट की होती है, उस पर कोर्ट का सील लगा होता है। मतलब कि जो विल होता है, जो वसीयत होता है, उसकी एक कॉपी होता है, वो कोर्ट की सील लगी होती है, तो वो प्रोबेट लेना पड़ता है एग्जीक्यूटर को। और एडमिन का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्सन का विल, वसीयत, जिस पे उसने किसी का नाम नहीं लिखा है तो कोर्ट अपॉइंट करती है तो एडमिन हो जाता है, और ऑलरेडी नाम लिखा है तो वो एग्जीक्यूटर हो जाता है। दोनों में यही फ़र्क है। और नाम अकाउंट ओपनिंग का मैंने बता दिया कि उसके सामने नाम लिखा, मतलब एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा नाम लिखा होता है। एक बात और यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर ये दोनों अपने पावर को डिलीगेट किसी थर्ड पार्टी को नहीं कर सकते हैं, वही मतलब उनके नाम पे दिया गया है तो उन्हीं को संभालना पड़ता है। और द ओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर इतना क्लियर लीगल एडवाइज़र, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द, मतलब लीगल एडवाइज़र या लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक से ये बताना पड़ता है कि हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटर का कर रहे हैं। फिर यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। फिर चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटर, अगर चेक एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे दिया गया है, मतलब उस अकाउंट में दिया गया है, तो वो अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं उस चेक को क्रेडिट कर सकता है। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बेसिस पे ही एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर को अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करना पड़ता है। फिर ये तो ऑलरेडी बोला है मैंने। फिर एचयूएफ के केस में देखिए, एचयूएफ का सेविंग अकाउंट भी खोल सकता है, करेंट अकाउंट भी खोल सकता है, और करता ही उसका साइनिंग अथॉरिटी होता है, और को पार्टनर्स का सिर्फ डिटेल लेना ज़रूरी होता है। मेजर है तो सिग्नेचर लेना ज़रूरी होता है, माइनर है तो उनके डेट ऑफ बर्थ डालना ज़रूरी होता है। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या मतलब होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑथराइज करता है कि मेरे बिहाफ में आप मेरे अकाउंट को ऑपरेट करो, या मेरे बिहाफ में मेरा एक अकाउंट आप ओपन करो, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है। तो द पावर ऑफ अटॉर्नी में भी स्पेशल, एक तो स्पेशल होता है और दूसरा जनरल होता है। स्पेशल जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो पर्सन को, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथराइजेज अ पर्सन टू एक्ट एज अ सिंपल ट्रांजेक्शन। मतलब स्पेशल जो होता है उसमें ये दिया रहता है कि आप मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट करो या क्रेडिट करो, मतलब एक लिमिटेड होता है। बट जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है उसमें वाइड पावर दिया रहता है, मतलब आप मेरे नाम से अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जनरल में आ जाती है। और यहाँ पे एक दिया है लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी रिवोक बाय द ग्रांटर, इट इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली रिवोक बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द ग्रांटर। मतलब जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसे ग्रांटर बोलते हैं, ग्रांट किया है ना तो ग्रांटर बोलते हैं। अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है या इंसैन हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब या तो वो मर जाता है या पागल हो जाता है या दिवालिया घोषित हो जाता है, तो इन सारे केसेस में वो पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक हो जाती है, ठीक है। बट अगर पावर ऑफ अटॉर्नी जिस पर्सन को दिया गया है, मतलब ग्रांटर ने किसी एक पर्सन को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, वो पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो, उसकी अगर डेथ हो जाती है या इंसैन हो जाता है तो रिवोक हो जाता है। लेकिन अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिवोक नहीं होती है। इस केस में ग्रांटर को बोलना पड़ता है कि मैं अपने इस पावर ऑफ अटॉर्नी को डिसॉल्व करता हूँ क्योंकि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया।
ठीक है, तो ये सिर्फ ध्यान में रखिए। फिर आ जाता है पार्टनरशिप अकाउंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्टर होना डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे वर्ड देखिए, डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अकाउंट शुड बी ओपन इन द नेम ऑफ फर्म, कंपनी के नाम में अकाउंट ओपन किया जाता है और सारे पार्टनर्स को सिग्नेचर करना पड़ता है। वाइल ओपनिंग द पार्टनरशिप अकाउंट द पार्टनर शुड साइन फॉर एंड बिहाफ ऑफ द फर्म, नॉट एन इंडिविजुअल, ठीक है। पार्टनरशिप, वंस द पार्टनरशिप अकाउंट ओपन, ऑपरेशन इन सच अकाउंट शुड बी स्ट्रिक्टली इन कॉन्फिडेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीड। जो भी डीड में लिखा होगा उसके हिसाब से ही पार्टनरशिप अकाउंट का ऑपरेशन अलाउ किया जाता है। A partnership letter should be obtained and signed by all the partner along with account opening form। ठीक है, ये जो नॉर्मल ऑलरेडी अकाउंट के ऑपरेशन, अकाउंट ओपनिंग के जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो चेक पेएबल टू द फॉर्म शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू द प्राइवेट अकाउंट। अगर चेक कंपनी के नाम से आता है तो कोई पार्टनर उस चेक को अपने नाम से अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकता है। और इन केस एनी वन पार्टनर इन द फॉर्म एडवाइजेज बैंक टू नॉट अलाउ ऑपरेशन ऑन द फॉर्म, अगर कोई एक पार्टनर कहता है कि इस अकाउंट में, पार्टनरशिप अकाउंट में ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया जाए, तो बैंक किसी एक पार्टनर के ही कंसेंट से उस अकाउंट में ऑपरेशन को स्टॉप कर देगी और सारे पार्टनर्स को प्लस उस पार्टनरशिप फॉर्म को लेटर सेंड करेगी कि इस आपके एक पार्टनर ने इस अकाउंट में ऑपरेशन को क्लोज करने को बोला है, स्टॉप करने को बोला है। तो ऐसा बैंक कर सकती है। और इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द ऑपरेशन इन द अकाउंट विल स्टॉप, अगर कोई एक का भी डेथ हो जाता है तो अकाउंट का ऑपरेशन स्टॉप कर दिया जाता है और पार्टनरशिप डीड में वो चेंजेस कराने के बाद, फ्रेश मैंडेट लेने के बाद फिर से ऑपरेशन चालू की जाती है। देन आता है लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में देखिए सब प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही होता है, मतलब MOA ले लो, AOA ले लो, बोर्ड रेजोल्यूशन ले लो, प्लस सारे डायरेक्टर्स के KYC ले लो, सारी चीज़ें वैसे ही होती है। सिर्फ एक होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लो, सारी चीज़ें मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड में जो होती है वो सारी लिमिटेड कंपनी में होती है। सिर्फ एक फ़र्क होता है कि आपको लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस दिन से उसने बिजनेस शुरू किया, वही एक फ़र्क होता है जो लिमिटेड कंपनी में लेनी पड़ती है। ट्रस्ट अकाउंट भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली जो इसी बुक के पीछे जो दिया था ट्रस्ट अकाउंट के बारे में, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे राइट टू सेट ऑफ के बारे में दिया है कि बैंक हैज़ नो राइट टू सेट ऑफ अगेंस्ट द ट्रस्ट फंड फॉर डेट ऑफ, अगर कोई उस ट्रस्ट का ट्रस्टी है और उसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है तो ट्रस्ट के पैसे से ट्रस्टी के अकाउंट में राइट टू सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब उसके ट्रस्ट के पैसे को उठा के आप उसके इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं डाल सकती, बैंक नहीं कर सकती ऐसा। फिर स्कूल एंड कॉलेजेस, ये भी अकाउंट ओपन करने के लिए जो है, इन केस ऑफ स्कूल कॉलेजेस द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म शुड बी साइंड बाई करस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल, हेडमास्टर को साइन करना जरूरी है। सर्टिफिकेट कॉपी, रूल्स एंड रेगुलेशन का जो बाईलॉज कॉपी है वो लगाना जरूरी होता है। और इन केस ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन ये लगाना एकदम ज़रूरी होता है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का परमिशन लगाना ज़रूरी होता है। देन यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं एक यहाँ पे फिड्यूशियरी अकाउंट। इसके केस में क्या होता है, जो साइक्लोन फंड हो गया, स्पोर्ट फंड हो गया, तो ये सब के लिए अकाउंट ओपन करने के लिए फिड्यूशियरी अकाउंट कहा जाता है उसको। और इन सारे फिड्यूशियरी अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जाती है। अब नॉमिनेशन देख लेते हैं हम लोग। नॉमिनेशन फैसिलिटी टू बैंक कस्टमर आर प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट अंडर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से लॉ के हिसाब से नॉमिनेशन फैसिलिटी दिया जाता है, तो अंडर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 के हिसाब से बैंकिंग नॉमिनेशन फैसिलिटी दी जाती है। सो नॉमिनेशन फैसिलिटी इंडिविजुअल कस्टमर दे सकते हैं, कंपनीज नॉमिनेट नहीं कर सकती। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अदरवाइज कोई एसोसिएशन है या पार्टनरशिप फॉर्म है या HUF है, तो ये सारी जो कंपनीज है ये नॉमिनेट मतलब नॉन इंडिविजुअल नहीं कर सकता, इंडिविजुअल जो कस्टमर है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी है इस बुक में कि बैंक शुड नॉट एक्सेप्ट नॉमिनेशन इवन इन द अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। लेकिन आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न
कोई भी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अपने बैंक का अकाउंट चेक करिए, नॉमिनेशन फैसिलिटी देखिए। ये क्योंकि इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाता है तो इसमें नॉमिनेशन अलाउ होता है। ये बुक में पता नहीं आउटडेटेड है कि गलत है, लेकिन ये लाइन गलत है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में नॉमिनेशन दिया जाता है क्योंकि उसको एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करती है ना लॉ, इसकी वजह से। उसके बाद है कि इफ़ एनी कस्टमर डज नॉट विश टू मेक नॉमिनेशन फॉर पर्सनल रीजन तो एन इंडोर्समेंट में भी, अगर कोई चाहता है कि मुझे नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं देना है तो आई डू नॉट नॉमिनेट करके एक टिक रहता है, वो इंडोर्स करना पड़ता है और साइन करना पड़ता है कि आई डू नॉट नॉमिनेट एनी वन दिस इन दिस अकाउंट। तो ये बात हो जाती है आपकी नॉमिनेशन की। अब नॉमिनेशन फैसिलिटी कौन कौन अकाउंट में अवेल हो सकता है, तो सेविंग अकाउंट में हो सकता है, करेंट में हो सकता है। करेंट याद दिया है ना, प्रोप्राइटरशिप करेंट अकाउंट कहलाता है ना, नाम से भी करेंट अकाउंट ओपन होते हैं, उसमें किया जाता है। टर्म डिपॉजिट में किया जाता है, एनआरई एनआरओ में, पेंशनर अकाउंट में, लॉकर्स में, और सेफ कर आइटम लेफ्ट इन सेफ कस्टडी, ये इसमें भी सारे इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी दी जाती है। जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल को ही नॉमिनी बना सकता है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट में नॉमिनेशन करना है तो दोनों कस्टमर को साइन करना ज़रूरी होता है। मतलब ये ज्वाइंटली किसी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। ओनली वन इंडिविजुअल को नॉमिनी बनाया जा सकता है। अगर कोई पर्सन चाहे कि नहीं मुझे तो 2 नॉमिनी रखना है और उसका एफडी है 10 लाख की, तो आप बोलेंगे कि 5-5 लाख की 2 एफडी बना लो और दोनों में अलग अलग पर्सन को नॉमिनेट कर लो, तो ऐसे हो सकता है। बट एक ही एफडी में 2 लोगों को नॉमिनेट नहीं कर सकते, तो 2 नॉमिनी इसमें अलाउ नहीं होती है। फिर अब जब पीपीएफ वगैरह की बात करेंगे, जो पीपीएफ अकाउंट ओपन होता है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट जो होते हैं उसमें नॉमिनी मोर देन 1 हो सकता है। बट यहाँ पे सेविंग अकाउंट की बात हो रही है, डिपॉजिट अकाउंट की बात हो रही है, टर्म डिपॉजिट की, यहाँ पे एक ही नॉमिनी हो सकता है। फिर नॉमिनेशन इन पेंशन अकाउंट, पेंशन अकाउंट में भी नॉमिनी के बारे में वही इंडिविजुअल एक को आप कर सकते हैं नॉमिनेट। कौन कौन नॉमिनेट कर सकता है उसके बारे में दिया है कि एक इंडिविजुअल कर सकता है, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर कर सकता है, और अकाउंट इन द ज्वाइंट नेम ऑफ इंडिविजुअल आइदर सर्वाइवर, एनीवन सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, तो ये भी मतलब ज्वाइंटली नॉमिनेट किसी एक पर्सन को कर सकते हैं। फिर अकाउंट ऑफ माइनर, अगर कोई माइनर का अकाउंट है अंडर गार्डियनशिप तो वो उसमें नॉमिनी रखा जा सकता है। सिंगल अगर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ माइनर है तो वो नॉमिनेट नहीं कर सकता क्योंकि ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए नॉमिनेशन तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसकी वजह से सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट कैन नॉट बी नॉमिनेट, लेकिन अंडर गार्डियनशिप अकाउंट है तो नॉमिनी बनाया जा सकता है। फिर अकाउंट ऑफ माइनर ऑपरेटेड बाई गार्जियन हेल्ड ज्वाइंटली विथ गार्जियन, नो नॉमिनेशन शुड बी मेड, नॉमिनेशन शुड बी मेड ओनली, ठीक है वही बात बोला है कि नॉमिनेशन मेड होगा लेकिन गार्जियन की साइन नहीं होती है, वो तो सॉरी माइनर की साइन नहीं होती है, गार्जियन की साइन होती है, इसकी वजह से वो नॉमिनी वहाँ पे हो सकता है। माइनर स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट, नो नॉमिनेशन बोला है ना सेल्फ ऑपरेटेड वाले में। फिर अकाउंट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉमिनेशन कैन बी मेड नॉन रेसिडेंट इंडियन इन देयर नॉन रेसिडेंट ओरिजिन और ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट, मतलब एनआरआई भी नॉमिनेट कर सकते हैं, उसके बारे में दिया है। कौन कौन नॉमिनेट कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है, माइनर का अगर गार्जियन ऑपरेट कर रहा है अकाउंट तो कर सकता है, एनआरआई ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन, फॉरेन नेशनल नॉन इंडियन ओरिजिन, ये सारे नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कैंसिलेशन और वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन, नॉमिनी को कैंसिल भी किया जा सकता है। सपोज किसी ने नॉमिनी रखा है और नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो वो किसी और को नॉमिनेट, जो पर्सन है अकाउंट होल्डर है किसी और को नॉमिनेट कर सकता है, या अगर चाहे तो सपोज कोई अनमैरिड है और उसने किसी को नॉमिनी रखा है, शादी के बाद वो चाहता है कि वाइफ को नॉमिनी रखे तो वो चेंज कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कस्टमर का डेथ हो जाता है, एंड अनाउंसमेंट ऑफ डेथ ऑफ कस्टमर ऑफ द बैंक इन द न्यूज़पेपर, प्रोडक्शन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट और रिपोर्ट फ्रॉम अ लाइबल पर्सन ईटीसी, सफिशिएंट नोटिस टू बैंक, अगर बैंक को ये पता चलता है कि डेथ सर्टिफिकेट ला के देता है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे सफिशिएंट नोटिस माना जाता है और अकाउंट में ऑपरेशन को मीनवाइल स्टॉप कर दिया जाता है जब तक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा नहीं होती है। फिर यहाँ पे अदर ऑपरेशनल गाइडलाइन में पोस्टिंग ऑफ चेक है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है जब हम लोगों ने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पढ़ा है, जिसमें इंडोर्समेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में है। तो मतलब इसमें क्या बताया है कि ड्रॉवर
द चेक इज़ फ्रॉम द ड्रॉवर करेंट अकाउंट। डेट उसका देखना ज़रूरी है कि वो पेई डेट मतलब या आउटडेटेड तो नहीं है, मतलब या फिर पोस्ट डेटेड तो नहीं है, या पेई नेम फुलफिल है क्या। तो चेक को प्रॉपर देखने का तरीका इसमें बताया है, उसके बाद ही पोस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया है। स्टॉप पेमेंट के लिए दिया है कि स्टॉप पेमेंट किसी एक के सिग्नेचर से भी हो सकता है। अगर पार्टनरशिप अकाउंट भी है तो उसमें किसी एक का ही सिग्नेचर से स्टॉप पेमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। रिवोकिंग ऑफ स्टॉप पेमेंट, तो ड्रॉवर ऑफ द चेक कैन गिव इंस्ट्रक्शन फॉर रिवोकिंग द स्टॉप पेमेंट एंड आस्क द बैंक टू ऑनर द चेक व्हेन प्रेजेंटेड। कोई भी किसी ने स्टॉप किया है पेमेंट, अगर चाहे ड्रॉवर तो वो रिवोक भी कर सकता है, मतलब फिर से उस चेक को स्टॉप हुआ है तो उसको नॉर्मल स्टेटस में करवाना ही रिवोकिंग कहलाता है। और जब भी चेक प्रेजेंट हो तो उसको पास करने की ऑथोरिटी दे सकता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में ये बताया है कि सेविंग या आरडी में आप पैसे ट्रांसफ़र करना, जैसे बैंक अकाउंट, रिकरिंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन हुआ है तो हर महीने अकाउंट में पैसे जाना चाहिए, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में आ जाता है। या सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आता है वो अकाउंट में क्रेडिट करना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि अटैचमेंट ऑर्डर, इस यहाँ पे गार्निशी ऑर्डर के बारे में बताया है कि गार्निशी ऑर्डर जो होता है, इतना ध्यान में रखिए कि गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो कोर्ट इशू करती है, और अटैचमेंट ऑर्डर जो होता है वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं वो इशू करती है। और यहाँ पे गार्निशी ऑर्डर इशूड बाय ए कोर्ट अंडर ऑर्डर 21 रूल 46 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, तो इसके द्वारा इशू किया जाता है। और ये ऑर्डर जो है अगर गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो कोर्ट इशू करता है अंडर ऑर्डर 21 रूल 46 और अंडर सेक्शन 60 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इसके अंडर गार्निशी ऑर्डर इशू किया जाता है। और इसके केस में ये इशू कौन करता है, तो सिविल प्रोसीजर कोड करता है। और इसके केस में कि इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑब्टेन बाय जजमेंट डेट क्रेडिटर, जजमेंट क्रेडिटर इसको ऑब्टेन करता है। और इस ऑर्डर में हम डिपोजिटर को बोलते हैं जजमेंट डेटर और बैंक को बोलते हैं गार्निशी। और इसके केस में बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप जो होता है वो हो जाता है डेटर और क्रेडिटर का। बैंक हो जाता है डेटर और कस्टमर हो जाता है क्रेडिटर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप सारे के सारे लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक करके, तो इसमें ये बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर जो आता है उसको ऑर्डर नीसी कहा जाता है, और उसके बाद जो ऑर्डर आता है उसको ऑर्डर अब्सोल्यूट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये भी बताया है कि गार्निशी ऑर्डर आने के बाद बैंक को क्या करना चाहिए। तो अगर इफ़ बैलेंस इज लेस देन ऑर्डर अमाउंट देन डेबिट पेमेंट को स्टॉप कर देंगे और क्रेडिट पेमेंट को आने देंगे। ऑर्डर अमाउंट से अगर बैलेंस पेमेंट उसका कम होता है, जो भी अमाउंट उसमें है ऑर्डर अमाउंट से अगर कम है, तो इसमें हम लोग डेबिट पेमेंट को स्टॉप कर देते हैं और क्रेडिट पेमेंट मतलब क्रेडिट आने देते हैं। तो इसके केस में क्या हो जाता है, सिर्फ डेबिट फ्रीज लगा दिया जाता है कि मतलब अकाउंट से कुछ डेबिट ना हो। और उसके बाद अगर कोई चेक प्रेजेंट होता है तो पेमेंट के लिए, तो उस चेक को हम लोग पे नहीं करेंगे, चेक को रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हो जाता है कि अगर यह जो भी ये ऑर्डर है किस किस अकाउंट पे एप्लीकेबल होगा और कौन से अकाउंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेविंग बैंक अकाउंट पे, करेंट अकाउंट पे, टर्म डिपॉजिट अकाउंट पे, क्रेडिट अमाउंट अगर है सीसी या ओडी में उस अकाउंट पे, और किसी डिजिस पर्सन का अकाउंट है तो उस अकाउंट, सारे अकाउंट पे एप्लीकेबल होता है। मतलब सीसी ओडी में भी लोन अकाउंट है उसमें अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उस पे एप्लीकेबल होता है। और किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो अगर लोन है, बैंक ने लोन दिया है तो उस पर कैसे एप्लीकेबल होगा। और बैलेंस इन लोन अकाउंट है या इंसॉल्वेंट का अकाउंट है या कोई ऐसे एफडी जो कोलेट्रल के लिए रखा गया है, तो ये सारी चीज़ों पे गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये बताया है कि अगर गार्निशी ऑर्डर इंडिविजुअल के नाम से है तो वो ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे ओपन हुआ अकाउंट में एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट है और उसमें किसी एक पर्सन के नाम से गार्निशी ऑर्डर आ जाता है
तो इट डज नॉट बाइंड अदर ज्वाइंट होल्डर एंड कोर्ट मस्ट बी अप्रोच फॉर विड्रॉल ऑफ सच ऑर्डर। मतलब इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट गार्निशी ऑर्डर स्पेसिफाइंग ओनली वन ऑफ द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर does not bind other joint holder and court must be approached for withdrawal of such order. However, in other specifies all the joint holder account holders, such order will be attached not only the balance in the joint account but also the balance in the individual account of the joint account holder. बट इसके केस में देखिए, अगर ज्वाइंट अकाउंट है या किसी एक के नाम से आ जाता है तो इसके केस में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट पे आता है और उस पर्सन का इंडिविजुअल नहीं ज्वाइंट, अगर किसी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के नाम पे आता है तो उसके इंडिविजुअल अकाउंट को भी गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दी है इसके बारे में। फिर यहाँ पे अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा दिया है कि ये इनकम टैक्स, कमर्शियल टैक्स, पीएफ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अथॉरिटी, ये सारे जो अटैचमेंट ऑर्डर इशू करते हैं उसको अटैचमेंट ऑर्डर कहा जाता है, और कोर्ट इशू करती है तो उसे गार्निशी ऑर्डर कहा जाता है। सो ये हो गया आपका ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।